Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will start our discussion about multinational companies, MNCs. इनको global enterprises भी बोलते हैं. Global क्यों? Means they are present across the globe. कई कंट्रीज में ये होती हैं. यूजली यूएसए बेस्ड कंपनीज हैं और भी कंट्रीज की कंपनीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी प्रेजेंस है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए बेस्ड कंपनीज हैं, बट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यूएसए की कंपनीज ही एमएनसीज हैं. अब तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस कर रही हैं. एक्चुअली एमएनसी क्या है? कोई भी ऐसी कंपनी जो जहाँ पर रजिस्टर्ड है होम कंट्री, उसके अलावा दूसरी कंट्रीज में काम करे, होस्ट कंट्रीज में, बस उसको हम बोल सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी. मल्टीनेशनल, मल्टी का मतलब ही होता है मैनी, मैनी नेशनल कंपनी, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में जो कंपनी काम करे, बड़ी कंपनी हो गई वो, उसको बोलेंगे एमएनसी. इंडिया में आप देखो कि जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, उससे पहले तो इतना ज्यादा कल्चर नहीं था. मैंने आपको बताया ना, जब हम छोटे थे तो हम कैंपा कोला पीते थे, बाद में आई थी कोक, पेप्सी. तो उस समय इतना नहीं था कल्चर बाहर की कंपनीज का इंडिया में. फिर बाद में अब ये कॉमन हो चुका है अक्रॉस द यूनिवर्स. अब तो ये कल्चर है कि एक कंट्री की कंपनीज दूसरी कंट्रीज में भी काम करती हैं. सो ग्लोबल एंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल कंपनीज, इनकी अगर हम बात करें तो इट्स अ कंपनी हुज बिजनेस ऑपरेशंस एक्सटेंड बियॉन्ड द कंट्री इन विच इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. यानी कि इनके जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो जिस कंट्री में काम करते हैं उससे भी आगे जाते हैं. बिजनेस ऑपरेशंस एक्सटेंड बियॉन्ड द कंट्री इन विच इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, जहां ये रजिस्टर्ड है. इनका हेड ऑफिस अपनी कंट्री में होता है और उसके बाद दे ऑपरेट इन अदर कंट्रीज. तो जहां ये रजिस्टर्ड है वो कोई होम कंट्री, और जहां ये काम करते हैं वो सब होस्ट कंट्रीज. ठीक है ना. जैसे पेप्सी कोक के बारे में बताया हुआ, दे आर रजिस्टर्ड इन यूएसए, करती पूरी दुनिया में काम है. इनको सुपर नेचुरल कंपनीज और ट्रांसनेशनल कंपनीज भी बोलते हैं. ट्रांसनेशनल का मतलब जो एक कंट्री को क्रॉस कर जाए, दूसरी कंट्री में पहुंच जाए. तो इनके पास इंडस्ट्रियल मार्केटिंग ऑपरेशंस जो है वो नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस होता है. नेचुरली जो भी दूसरी कंट्रीज में काम हो रहा है इन कंपनीज का, वो ब्रांच ही तो कहलाएगी. तो ब्रांचेस क्या हुई? मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स. याद रख सको तो ये नाम. एक डेफिनेशन दी है, multinational corporations or companies are those enterprises whose management, ownership and controls are spread in more than one foreign country. I think ये easy है. Global enterprises do not aim to maximize profits from one or two products. Rather they operate in several areas and produce multiple products. वैसे ऐसा भी कुछ नहीं है. जैसे मैकडोनल्ड्स की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली बर्गर ही बेच रही है. लेकिन हाँ, मतलब ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज, अब सैमसंग है जैसे, तो बहुत तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं, है ना. तो नीचे आपको जो है एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए, नाइकी, वैसे ये मेनली जो है आपके शूज़ एंड रिलेटेड आइटम्स में ही है. हुंडे मेनली गाड़ी बना रहा है. एलजी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ही है. तो लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल एक सिंपल सिंगल प्रोडक्ट है, सभी के ज़्यादातर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं. सो वो इंटरनेशनल इकोनॉमीज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उनको भी इन एमएनसीज ने इन्फ्लुएंस किया है. काम भी मिलता है हमारे को, फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न होती है इनके थ्रू. तो कुल मिलाकर लेकिन फिर यही है कि ये मोनोपलीज भी डेवलप करती हैं. आगे चल के हम फीचर्स भी पढ़ेंगे इनका और इनके एडवांटेजेस यानी मेरिट्स डिमेरिट्स भी पढ़ेंगे. तो ह्यूज साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत इनके पास चीज़ें रहती हैं. सो बट इन्होंने ये भी लिखा है, और सम ऑफ द एमएनसीज आर स्लाइटली एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर. नेचुरली जब बाहर की कंट्रीज यहाँ पे आएंगी तो वो यहाँ पर मैं यही बोल सकता हूँ कि जो बाहर की कंट्री की कंपनी इंडिया में अगर ऑपरेट कर रही है तो वो इंडिया का भला तो नहीं करने आई. भला तो वो अपना ही कर रहे हैं, तो थोड़े से एक्सप्लॉयटेटिव तो होंगे ही. नेचुरली वो कोशिश करेंगे कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज को यूज़ करके पैसा अपनी कंट्री में कमा के ले जाएं. मेन ऑनर्स तो उसी कंट्री में रहते होंगे ना. तो कहीं ना कहीं थोड़े एक्सप्लॉयटेटिव तो होंगे. एंड दे आल्सो सेल कंज्यूमर गुड्स, लग्जरी आइटम्स विच मे नॉट बी डिजायरेबल, है ना. अभी वो इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बेचते होंगे जो एज सच इंडियंस को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उन लोगों ने ऐड कर करके, अब ये पेप्सी कोई गुड फॉर हेल्थ थोड़ी है, लेकिन ऐड कर करके पिला दिए सबको. तो ठीक है. फीचर्स की अगर हम बात करें तो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. नेचुरली अमीर कंपनियां हैं तभी तो यहाँ तक पहुंची.
अब इंडिया में लोग घूमने जाते हैं तो वो अपने ही शहर में घूमते हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वो कश्मीर घूमने चले जाते हैं, केरल घूमने चले जाते हैं, है ना, लद्दाख घूमने चले जाते हैं। जिनके पास पैसा होगा वही तो जाएगा, और जिसके पास और ज़्यादा पैसा होता है वो पेरिस लंदन घूमने चला जाता है, सिडनी चला जाता है। तो कहने का मतलब है, जैसे इससे भी समझ सकते हैं, तो अब ऐसे कंपनियों को सोचो, जो कंपनी होगी वो एक्सपैंड करेगी अपने मोहल्ले में, अपनी सिटी में। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा दूसरे शहरों तक चली जाएगी, और ज़्यादा पैसा होगा तो दूसरी कंट्रीज तक पहुंचेगी ना। तो डेफिनेटली अगर ग्लोबल एंटरप्राइजेज हैं तो इसका मतलब दे हैव लॉट ऑफ मनी, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। और यही इंडियन कंपनीज की मतलब एक कमी है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेज आर करेक्टराइज्ड, मतलब ये उनका फीचर है दैट दे पोजेस ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और फिर वो इधर उधर से फंड्स भी इकट्ठे कर लेते हैं, उनको कोई भी दे देगा। इतने पावरफुल होते हैं कि अगर वो इक्विटी शेयर्स लाएं, डिबेंचर्स लाएं, बॉन्ड्स लाएं, कुछ भी लाएं, बोरो करने पे उतरे किसी भी बैंक से, इवन इंटरनेशनल बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इतनी बड़ी कंपनी है उनको तो कोई भी लोन दे देगा, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट में, हमारा वापस भी कर देंगे लोन, इंटरेस्ट भी कमा लेंगे, तो हर कोई उनको लोन भी देना चाहता है। तो उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। देन फॉर एन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन होता है कि जब दूसरों के साथ मिलकर काम करना। अब देखो जो आदमी पावरफुल होता है ना, हर कोई उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है। सो ग्लोबल एंटरप्राइज यूजली कोलैबोरेट विद इंडिया। अब इंडिया में आ रहे हैं तो वो कोलैबोरेट कर लेंगे, है ना, इंडिया में आएंगे तो कोलैबोरेट कर लेंगे। जैसे होंडा अगर आएगी इंडिया में तो हीरो होंडा हो जाएगा, नहीं, मारुति सुजुकी, सुजुकी इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाहर की कंपनी है, और मारुति इंडिया की, तो मारुति सुजुकी ऐसे हो जाता है। बीपीएल सैन्यो, कोई भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे इस तरह के टाइप्स हैं। बाहर की कंपनीज आती हैं, इंडियन कंपनीज के साथ टाइप करके काम करना शुरू कर देती हैं, है ना। सो ग्लोबल एंटरप्राइजेज यूजली कोलैबोरेट विद इंडियन कंपनीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ब्रांड नेम, सेल ऑफ टेक्नोलॉजी। उनको यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस भी लगाते हैं, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग, डिविडेंड्स, बट फिर भी दे कोलैबोरेट, और उससे उनको फ़ायदा भी होता है। बट हाँ, इससे कई बार इट हैज़ गिवन राइज टू द ग्रोथ ऑफ मोनोपलीज। अब वो तो होगा ही, अगर बाहर की कंपनी आके बिल्कुल छा जाए किसी पर्टिकुलर लाइन के अंदर और दूसरों को एंटर ही ना करने दे, तो मोनोपली समझते हो ना, जैसे कोई एक आदमी का पूरा कंट्रोल हो गया, वही सिचुएशन को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो कुछ वैसी सी सिचुएशन बन जाती है। सो दैट इज मोनोपली, है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक मार्केट के अंदर दो लोगों ने दुकान खोल ली और इतनी उन्होंने मतलब मिलके प्राइसिंग कर ली कि अब और किसी को दुकान वहाँ खोलने नहीं देंगे, लड़ मरेंगे उससे, या ज़बरदस्ती इतना तंग करेंगे, प्राइजेज ऊपर नीचे करके, कैसे भी करके दे मैनेज। सो दैट यू कैन से इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपली, राइट। ठीक है ना, ये चीज़ है। एडवांस टेक्नोलॉजी, इनके पास टेक्नोलॉजी तो होती है, इसमें क्या डाउट है। नेचुरली जो एमएनसी है उसके पास वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, दे पोजेस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटीज, और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी को मैच करना उनको आता है। अब आप एप्पल के प्रोडक्ट्स देखो, कोई कंपीट नहीं कर पाता ना, इंडियन फोन्स एप्पल के प्रोडक्ट से कहाँ कंपीट कर पाते हैं। आईफोन लोगों का आज भी क्रेज़ है, बिकॉज उसमें एक परफेक्शन है, उनकी टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स, सब चीज़ें बेस्ट होती हैं, इसलिए लोग फिर उसी के पीछे भागते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। इससे कुछ हद तक जिस कंट्री में ये काम कर रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ी प्रोग्रेस आती है। एक तो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बढ़ता है, और दूसरा लोगों को बेटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो दूसरे लोग भी फिर उसको करते हैं, है ना। और कंप्यूटराइजेशन एंड अदर इन्वेंशंस भी ये लोग करते हैं। मतलब डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इनके पास बेटर है, उससे जिस कंट्री में ये काम करते हैं वहाँ भी बेटर तो होता ही चला जाता है सिचुएशन और एनवायरनमेंट। देन वी हैव प्रोडक्ट इनोवेशन। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन की, तो इनके पास रिसर्च टीम है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। कई बार आपने शायद सुना हो मेरे मुंह से या अदरवाइज किसी से, R&D टीम होती है जो नई नई चीज़ें डेवलप करती रहती है। अब इनके पास तो पैसा है, दे हैव ह्यूज रिसोर्सेस। रिसर्च करना कोई आसान है, तो हर किसी को अच्छा लगता है कि हम रिसर्च करके बेटर प्रोडक्ट बनाएं, बट वो कोई इतना आसान काम नहीं होता, उसमें बहुत पैसा लगता है। तो इनके पास वो पैसा भी है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इनकी बेस्ट हैं। भाई एक आदमी अपने मोहल्ले में ही सामान नहीं बेच पाता, और ये दूसरे देशों में भी सामान बेच रहे हैं, वो भी कई कंपनीज तो ऐसी हैं जो 10-10, 20-20, 50-50 देशों में अपना सामान बेच पा रही हैं। तो सोचो इनके पास कितनी स्ट्रांग मार्केटिंग टीम है। इनके पास पूरा इन्होंने लिखा है, दे हैव मोर रिलायबल एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। इनको पूरा आइडिया रहता है कि किस
जगह पर क्या काम हो रहा है, इनके एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन टेक्निक्स बहुत बढ़िया होती हैं, ये अपनी ब्रांड इमेज भी बना के रखते हैं, तो इनको कुल मिला के काफ़ी फ़ायदा ही होता है ऑलेकिन से। फिर ये अपनी मार्केट टेरिटरी होता है एरिया जिसमें इनको काम करना है, ये उसको एक्सपैंड करते हैं। मैंने आपको बताया ना शुरू में एक वर्ड आया था कि ब्रांचेस खोलते हैं, तो इनकी सब्सिडरीज, ब्रांचेस, एफिलिएट्स इन होस्ट कंट्रीज, होस्ट मतलब वो कंट्री जहां पर ये काम करना शुरू कर रहे हैं हम, तो वहां जाकर ये अपनी कंट्री के बियॉन्ड काम करते हैं, एक नेटवर्क डेवलप कर देते हैं सब्सिडरीज का, ब्रांचेस का, एफिलिएट्स का। तो इससे फिर ये एक तरह से इंटरनेशनल ब्रांड बन जाते हैं, वो ब्रांड जिसकी प्रेजेंस है अक्रॉस द ग्लोब, है ना, और लोग भी ऐसे ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करना पसंद करते हैं। बट इतना सब होने के बावजूद इनके फीचर्स के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो दे हैव ए सेंट्रलाइज कंट्रोल। जो इनका हेड ऑफिस होता है ना, वैसे वो डे टू डे ऑपरेशंस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, लेकिन इनकी जो ओवरऑल पॉलिसीज हैं वो हेड ऑफिस से ही बनती हैं। हर कंट्री के लिए अलग अलग पॉलिसीज भी बनती हैं, और एक ओवरऑल बेसिक पॉलिसी लगा लो कि हेड ऑफिस से बनती है। अब जैसे इंडिया में आएंगे तो नेचुरली इंडिया में माल बेचने के लिए तो इंडिया की स्ट्रैटेजी चलेगी ना, यूएसए की स्ट्रैटेजी इंडिया में तो नहीं चलेगी, स्पेशली रूरल इंडिया तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेकिन एक ओवरऑल जो कंपनी का स्ट्रक्चर होगा कि भाई हम किस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, उनमें कितनी वारंटी होगी, कितनी गारंटी होगी, नहीं, ओवरऑल जो मतलब मेजर डिसीजन मेकिंग है वो हेड ऑफिस से ही होती है, राइट। सो ऑल द ब्रांचेस हैव टू वर्क विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट कंपनी। जो मेन हेड ऑफिस है वहां से जो इनको ब्रॉडर गाइडलाइंस मिलती हैं उसमें इनको काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी आप समझ लीजिए कि जो डे टू डे वर्किंग है उसमें ये इनका हेड ऑफिस जो है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। ठीक है जी। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस ठीक से पढ़ा। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम मेरिट्स डिमेरिट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू।